अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, इससे बहुत फायदा होने वाला है आपको। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गवर्नमेंट का स्कीम है, लैंड ओनरशिप योजना की स्कीम है। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट आपको प्रॉपर्टी लेने में, खेत खरीदने में मदद करेगी। 50% लोन देगी और 50% सब्सिडी रहेगी उस लोन में। यानी कि 25 लाख तक को आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलेगी। उसमें भी ना 50% ही आपको रीपे करना होता है। कितने इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा, कितने साल तक उसकी वैलिडिटी रहेगी रीपेमेंट करने की आपको। और मेन जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, 10 पॉइंट्स है। वो कौन कौन से 10 पॉइंट्स है मैं भी बता देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो किस टॉपिक पे बात होने वाली है। इस वीडियो में आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, यही 10 पॉइंट देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट चीज है लैंड ओनरशिप स्कीम के बारे में, जिसे कन्नड़ा में कहा जाता है उड़ववने वडेया। मतलब जो खेत जोत रहा है वही उसका मालिक है। ये बहुत पुरानी स्कीम है, उसी का एक्सटेंशन वर्जन है ये। कर्नाटका गवर्नमेंट जो अभी लागू कर रही है, लैंड ओनरशिप स्कीम कहा जाता है जिसको। इसमें दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम कितना हेल्प आपको मिलेगा और लोन का इंटरेस्ट कितना होगा। मान लो अभी मैंने बता ही दिया कि 25 लाख तक का मैक्सिमम हेल्प मिलेगा। और ये कर्नाटक के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 25 लाख का हेल्प नहीं मिलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है। वो सारी चीजें यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको। तो तीसरा पॉइंट था लोन का इंटरेस्ट कितना रहेगा। चलो भाई, गवर्नमेंट सब्सिडी तो दे रही है, ठीक है, और साथ में लोन भी दे रही है आपको खेत खरीदने के लिए। तो लोन पे इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है, ऐसा आप सोच रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है। और इसके लिए चौथा पॉइंट है एलिजिबिलिटी। देखेंगे हम किस कैटेगरी के लोग या जिसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी तो अप्लाई कर सकता है या फिर वो खेत खरीद सकता है गवर्नमेंट के स्कीम से फायदा उठा के। और पांचवा पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको स्कीम में अप्लाई करने के लिए। और किस टाइप की जमीन आप खरीद सकते हैं, इरिगेटेड लैंड या ड्राई लैंड या फिर कमर्शियल लैंड, किस लैंड की बात हो रही है यहाँ पे स्कीम में वो। और सातवां पॉइंट है कैसे अप्लाई करें, वो भी हम देखेंगे। आठवां पॉइंट है अप्लाई करने के लिए आपको किसी ऑफिस में जाना पड़ेगा, जैसे आरएस के हो गया या फिर कृषि केंद्र हो गया या फिर एग्रीकल्चर ऑफिस हो गई, कहाँ पे आपको जाना है, या जाना है या नहीं जाना, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। और नाइन्थ पॉइंट था लैंड सेलर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है। मतलब आप खरीद तो रहे हैं, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, कर्जा दे रही है खरीदने के लिए, जो बेच रहा है उसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है, वो भी हम देखेंगे। और 10वां पॉइंट जो है अप्लाई करने के बाद स्टेटस कैसे चेक करें। ये 10 पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये लैंड ओनरशिप स्कीम है। आजकल जमीन के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए गरीब और लैंडलेस फैमिलीज के लिए अपनी जमीन खरीदना एक सपना बन गया है। इस प्रॉब्लम को समझकर कर्नाटका सरकार ने लैंड ओनरशिप स्कीम शुरू की है, जिसे कन्नड़ में भू ಒಡೆತನ योजने, भू रहित कुटुंबಗಳಿಗೆ आर्थिक भद्रते भी कहा जाता है। इसके थ्रू लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर फैमिलीज को अपनी जमीन लेने के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। यानी कि कोई भी बिजनेसमैन आके नहीं खरीद सकता, वो सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जो एग्रीकल्चर लेबर है, यानी कि खेतों में काम करते हैं। किसानों के खेतों में जाके वहां पे कचरा निकालना, तेल मारना, या फिर कोई खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, वो भी औरतें होनी चाहिए, मर्द हजरात भी नहीं। तो इस स्कीम का एम है कि गरीब फैमिलीज को फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट के साथ जीने का मौका देना। पहले एक स्कीम हुआ करती थी जिसे कन्नड़ा में ऊड़ववने वडेया बोल के इंदिरा गांधी लाई थी शायद उस स्कीम को, जो जोतेगा वही मालिक होगा जमीन का। इससे उससे पहले उस स्कीम को लाने की जरूरत क्या पड़ी थी, जब अंग्रेज चले गए तो जितने भी जमींदार थे वही खेतों के मालिक हुआ करते थे। गरीब किसान लोग खेतों में बस मेहनत करना और जमींदार सारा अनाज लेके जाया करते थे, जैसे अंग्रेज करते थे।
तो इसी वजह से इंदिरा गांधी ने उड़ भवन वड़िया नाम की स्कीम लाई, यानी कि जो जोतेगा वही उस जमीन का मालिक होगा, इस तरह की स्कीम लाई थी। अभी जो कर्नाटका गवर्नमेंट लैंड ओनरशिप स्कीम लाई है, उसी पुरानी वाली स्कीम का एक न्यू वर्जन है, नया पार्ट है। इसमें क्या होगा, गरीब लोगों को, जो किसान खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनको ज़मीन खरीदने में मदद करेगी गवर्नमेंट। किस तरह की मदद करेगी, कितनी मदद करेगी, और कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वन बाय वन। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें SC ST वुमेन एग्रीकल्चर लेबर्स को अपनी ज़मीन लेने का मौका मिलता है। तो यहीं पे आ गया है पॉइंट। SC ST कैटेगरी के जो वुमेन होते हैं, जो एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, खेतीबाड़ी में काम करने वाले मजदूर जो होते हैं, उनको ये मौका दिया जाएगा कि तुम अपनी ज़मीन खुद खरीदो। उसके लिए गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, इतना पैसा देगी, इतनी सब्सिडी रहेगी। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम स्कीम में, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सरकार 50% सब्सिडी देती है और बाकी 50% लोन के रूप में मिलता है, मैक्सिमम 25 लाख तक। और कर्नाटक के हर स्टेट वालों, कर्नाटक के हर डिस्ट्रिक्ट वालों को 25 लाख नहीं। देखते हैं हम किस जिले वालों को 25 लाख मिलेगा और किस जिले वालों को उससे ज़्यादा या कम मिलेगा। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो नेक्स्ट पॉइंट है, स्कीम के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है वो भी हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको पता ही चल गया है कि 50% सब्सिडी के रूप में रहेगी और 50% लोन के रूप में रहेगा। यानी कि आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है ज़मीन खरीदने के लिए, लेकिन आप खेती बाड़ी का काम अच्छी तरह जानते हैं, आपको खेत लेना है तो ले नहीं पा रहे, तो इसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट आपको 50% आपको सब्सिडी रहेगी। 25 लाख आपको फुल पे नहीं करना है, सिर्फ 12.5 लाख ही पे करना है। यानी 50, वो भी 12.5 लाख भी जो है गवर्नमेंट लोन करा के देगी आपको। 12.5 लाख पे इंटरेस्ट रहेगा, वो 10 साल में रीपे करना होता है। ये लोन का एनुअल 6% इंटरेस्ट रेट पर 10 साल के समय में बराबर किस्तों में वापस करना होगा। यानी कि अब 12.5 लाख रुपए जो आपके बचेंगे लोन के, अगर आपने 20 लाख लिया है तो 10 लाख बचेंगे, उसको गवर्नमेंट 10 साल के लिए EMI करेगी 6%। ये जो लोन का अमाउंट होता है 6% इंटरेस्ट रेट पर 10 साल के लिए, इसमें 6% का हर साल 75,000 होता है। और उसके 10 साल भी हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, लगभग 75,000 मल्टीप्लाई 10 ईयर्स, तो 10 साल में आपकी 7.5 लाख रुपए इंटरेस्ट हो जाएगी। अगर वही आप कमर्शियल बैंक से या किसी गवर्नमेंट बैंक से बिना स्कीम के, बिना सब्सिडी के लेते हैं तो आपको शायद 9% पड़ सकती है या 12% भी पड़ सकती है। अगर 9% भी आपको इंटरेस्ट पड़ रही है, तब भी कितना होगा आपका, एक साल का 1,12,500 होता है। तो 10 साल का आप इंटरेस्ट करेंगे तो कितना होगा आपका, 11,25,000 तक भी आपकी इंटरेस्ट हो सकती है, अगर फ्लैट इंटरेस्ट रही। अगर वो फिर नॉन फ्लैट रही है, हर साल जैसे जैसे आप पे करते जा रहे हैं, EMI कम होते जा रही है इंटरेस्ट, तो वो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अभी मैंने बताया कि 6% इंटरेस्ट का 10 साल के लिए 7.5 लाख होगा। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से आप EMI पे करते जाते हैं, आपका जो मेन अमाउंट है 12.5 लाख का, वो भी कम होता रहेगा। तो फिर वो जितना बचेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट लगती रहेगी। तो इस हिसाब से वो 75,000 के पहले साल में तो इतनी इंटरेस्ट रहेगी, दूसरे साल में उससे भी कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट चीज है मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा आपको। मैक्सिमम अमाउंट, इस योजना के तहत मिलने वाली मैक्सिमम फाइनेंशियल मदद डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बदलती है। जो मैंने बताया था, बेंगलुरु नगर, बेंगलुरु अर्बन, बेंगलुरु ग्रामीण, चिಕ್ಕबಳ್ಳापुर और रामनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए मैक्सिमम 25 लाख तक का तय किया गया है। बाकी 27 डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटक के, उन डिस्ट्रिक्ट के SC ST लोगों के लिए 20 लाख तक तय किया गया है। तो नेक्स्ट चीज है, स्कीम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में और कुछ है, जैसे कि जमीन का एरिया कहाँ होना चाहिए, कहाँ पे खरीद सकते हैं। मान लो आपका गांव यहाँ पे है, आप उस गांव से 10 किलोमीटर दायरे के अंदर ही जमीन खरीद सकते हैं, उससे बाहर की या दूसरे गांव की या शहर में आके जहाँ पे आपको सूटेबल है, जहाँ पे आपको जमीन मिल रही है, वहां जाके आप नहीं खरीद सकते। आपके रेसिडेंशियल एरिया से
सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी के अंदर मैक्सिमम जमीन आप खरीद सकते हैं। खरीदी जाने वाली जमीन का प्रकार और एरिया फिक्स यूनिट के हिसाब से होना चाहिए। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे मिनिमम 2 एकड़ आप जमीन खरीद सकते हैं अगर वो ड्राई लैंड है, खुश्की है, या फिर 1 एकड़ लैंड आप सिंचित भूमि जिसे कहा जाता है, इरिगेटेड, जिसे कर्नाटक में, कन्नड़ में नीरावरी भूमि भी कहते हैं, वो 1 एकड़ खरीद सकते हैं। या फिर आप आधा एकड़ बागवानी या हॉर्टिकल्चर, या फिर उसे कन्नड़ा में तोटगारिके, मतलब के बागात, बाग बगीचे बोलते हैं ना, वो वाली जमीन आधी एकड़, इरिगेटेड लैंड 1 एकड़, जो ड्राई लैंड हो वो 2 एकड़ तक आप खरीद सकते हैं। लोन रिपेमेंट कैसे होगा? लोन लोन अमाउंट को एनुअल 6% इंटरेस्ट के साथ 10 साल किस्तों में निगम को वापस करना होगा आपको। ये तो हम देख चुके हैं ऊपर। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। कर्नाटका का रेसिडेंट होना चाहिए, आपके पास रेसिडेंशियल और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी का आपके पास इनकम कास्ट होना चाहिए। लैंडलेस वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर शर्त है कि आपको होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फैमिली के नाम पे कोई जमीन नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए घर में किसी मेंबर की। जिससे जमीन खरीद रहे हो वो एससी एसटी कैटेगरी का ना हो, कोई ओबीसी या जनरल कैटेगरी का या माइनॉरिटीज का, कोई और एससी एसटी के अलावा कोई और भी हो सकता है, लेकिन वो एससी एसटी वाला नहीं होना चाहिए जो जमीन बेच रहा है। अप्लीकेंट द्वारा दिए गए कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट के साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। नेक्स्ट चीज है डॉक्यूमेंट ऑफ परचेसर, यानी कि जो खरीदार है, अप्लीकेंट जो है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। एक तो आधार कार्ड है, दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, लैंडलेस सर्टिफिकेट है, यानी कि इसे कन्नड़ में भू रहित प्रमाण पत्र कहते हैं, यानी कि जिसके पास कोई जमीन नहीं है जिसके नाम पे या उसके फैमिली के किसी मेंबर के नाम पे, उसे लैंडलेस सर्टिफिकेट कहा जाता है। और रेशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, फैमिली ट्री सर्टिफिकेट जिसे वंशवृक्ष भी कहते हैं या फिर वंशावली भी कहते हैं, वो होनी चाहिए। ये तो हो गए परचेसर के। अभी सेलर के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सेलर के भी वही, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, आरटीसी होनी चाहिए, ईसी होनी चाहिए, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? वो बताता है कि इस जमीन पे कोई कर्जा नहीं है, कोई लोन नहीं है। वो भी 13 साल का उसको रिकॉर्ड निकालना होगा। उसके फैमिली ट्री होनी चाहिए, मतलब उसके फैमिली भी जितने भी लोग हैं वंशावली प्रमाण पत्र में वो होने चाहिए, सारे लोग मेंशन होना चाहिए। और उस फैमिली मेंबर के सारे लोग मिलके एक नो ऑब्जेक्शन लेटर लिख के देंगे, वो भी चाहिए। तो ये सेलर के थ्रू से इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अप्लाई कैसे करें? अगर आप बिल्कुल नहीं जानते तो किसी ग्राम वन या कर्नाटक वन या बेंगलुरु वन में जाइए, वहाँ पे उनके पास सेवा सिंधु का एक्सेस होता है, वो लोग अप्लाई कर देंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है साथ में। अगर नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं, sevasindu.karnataka.gov.in पे जाना है, आपको अकाउंट बनाना है, आपका आधार नंबर, मोबाइल वगैरह, ईमेल आईडी एंटर करके वहाँ पे फिर आपको डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज में जाना है, भू ओनरशिप स्कीम को सर्च करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, डिटेल्स एक बार चेक करके फाइनल सबमिट करना होता है आपको। एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा फ्यूचर ट्रैकिंग के लिए, उसको सेव करके रखना है। नेक्स्ट अब अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स। भू ओनरशिप योजना क्या है? ये कर्नाटका सरकार की एक स्कीम है जो लैंडलेस एससी एसटी वुमेन एग्रीकल्चर वर्कर्स को अपनी जमीन खरीदने के लिए फाइनेंशियल हेल्प देती है। योजना के अंदर योजना के अंडर मैक्सिमम कितना फाइनेंस हेल्प मिल सकता है? बेंगलुरु अर्बन, रूरल, चिकबल्लापुर, रामनगर वालों के लिए 25 लाख का, बाकी 27 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को 20 लाख का लोन मिलेगा। उसमें 50% ही लोन रहेगा, बाकी 50% सब्सिडी रहेगी। लोन का इंटरेस्ट रेट और रीपेमेंट पीरियड कितना होगा ये तो आप ऑलरेडी जान ही चुके हैं। 6%
पर ईयर इंटरेस्ट रेट रहेगा। रीपेमेंट 10 साल में आपको करना है ईएमआई में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर और हम देखेंगे मेन एलिजिबिलिटी क्या है। कर्नाटका के रेसिडेंट होने चाहिए, एससी एसटी कैटेगरी के होने चाहिए, लैंडलेस वुमेन, एग्रीकल्चर वर्कर होना चाहिए उनके पास, कृषि दृढ़ीकरण प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं व्यवसाय दृढ़ीकरण प्रमाण पत्र, वो उनके पास होना चाहिए। फैमिली के नाम पर कोई जमीन ना हो, भूमि इಲ್ಲದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं कन्नड़ा में, यानी कि इनके नाम पे कोई जमीन नहीं है, उस तरह का एक डॉक्यूमेंट आता है नाडा कचेरी से, वो भी आपको लेना है। गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए घर में किसी की। जो जमीन खरीद रहे हो उसका ओनर एससी एसटी का नहीं होना चाहिए। जो आपको जमीन बेच रहा है वो एससी एसटी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करना चाहिए। एप्लीकेशन के लिए मेन डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? आधार कार्ड, कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट, लैंडलेस सर्टिफिकेट, रेशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, वंशवृक्षा यानी कि फैमिली ट्री वंशावली, सेलर का सेल अग्रीमेंट चाहिए, आरटीसी चाहिए, टीसी चाहिए, म्यूटेशन कॉपी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फैमिली मेंबर्स का चाहिए। किस टाइप की जमीन खरीद सकते हो? घर से मैक्सिमम 10 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। मिनिमम 2 एकड़ ड्राई लैंड खरीद सकते हो, या फिर 1 एकड़ इरिगेटेड लैंड खरीद सकते हो, या फिर आधा एकड़ हॉर्टिकल्चर यानी कि बाग वाली जमीन खरीद सकते हो। अप्लाई कैसे करें? सेवा सिंधु में जाना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, सबमिट करना है, या फिर कर्नाटक वन, ग्राम वन, बेंगलुरु वन में विजिट करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देना है। वो लोग अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद अप्लाई करने के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। कोई ऑफिस ऐसी ऑफिशियल ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस वही कर्नाटक वन, ग्राम वन या बेंगलुरु वन में जाना है। उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो हो जाएगा। लैंड सेलर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस है? हाँ, लैंड सेलर जो है एससी एसटी कैटेगरी का नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी कैटेगरी का होगा तो चलेगा। एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करें? सेवा सिंधु पोर्टल पर लॉगिन करके अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल के स्टेटस चेक कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो है, ओके, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।